हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारे राजस्थान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून का नाम हमारा है राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956। तो इसके बारे में आज डिटेल से चर्चा करेंगे। ये हमारे विधि या कानून का बहुत अच्छा टॉपिक है। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। भाई, इस कानून के अंदर हम किन किन को शामिल करते हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं। मतलब जितने भी हमारे भूमि संबंधी मामले होंगे राजस्थान के, जितने भी भूमि संबंधी कानून होंगे, राजस्व, न्यायालय, राजस्व अधिकारियों और ग्राम सेवकों की किस प्रकार से नियुक्ति की जाती है। ग्राम सेवकों को वर्तमान में 2021 में नाम बदल के क्या कर दिया गया, वीडियो कर दिया गया, अर्थात ग्राम विकास अधिकारी नाम रख दिया गया। उनकी क्या क्या शक्तियाँ होंगी, उनके क्या क्या कर्तव्य होंगे और कौन कौन से अभिलेख रखे जाएंगे, नक्शों की तैयारी किस तरह से की जाएगी, सार संभाल किस तरह से होगी, राजस्व की वसूली किस तरह से होगी और उनसे प्रासंगिक जितने भी मामले हैं उनसे संबंधित कानून को समेकित करके और संशोधित करने के लिए यह अधिनियम लाया गया है। अधिनियम का नाम क्या है हमारे, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956। बात करें इस अधिनियम की, तो इस अधिनियम में 11 तो अध्याय हैं और 2 अधिसूचनाएं हैं। ध्यान रखेंगे कि इसमें 11 तो अध्याय हैं, 2 अधिसूचनाएं हैं और अध्यायों में एक एक करके इनके अध्यायों के बारे में बात करें। पहले अध्याय में क्या बात की जाती है। वैसे तो बहुत सारी बातें होती है, लेकिन हम खास बातों के बारे में ही चर्चा करेंगे। जैसे इसकी धारा नंबर 3। धारा नंबर 3 में क्या है, कुछ परिभाषाएं दी गई है। इस अधिनियम से संबंधित क्या है, कुछ परिभाषा दी गई है, जिसमें एक खास परिभाषा आती है। परिभाषा को कहते हैं नजुल भूमि। क्या कहते हैं, नजुल भूमि। नजुल भूमि का मतलब क्या होगा, नजुल भूमि से मतलब होगा कि राज्य सरकार के अंदर वो आबादी की भूमि, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे लोग रहते हैं, जो क्या है, नगर पालिका, पंचायत सर्किल, गांव, कस्बा या शहर की सीमा के अंदर हो। जैसा कि हम राजस्थान में देखते हैं, बहुत सारी ज़मीन तो क्या बंजर पड़ी रहती है, क्या बहुत सारी जगह बंजर पड़ी रहती है जहाँ लोग नहीं रहते। और कई जगह क्या होते हैं, लोग बहुत ही कंजस्टेड, मतलब सघनता से रहते हैं। तो हम ये भी जानते हैं कि नजुल भूमि वो होगी जो किसी नगर पालिका के अंडर आए, पंचायत सर्किल के अंडर आए, गांव, कस्बा या शहर की सीमा में आए, वहाँ पे जहाँ पे लोग रहते हैं, मतलब आबादी भूमि हो। ठीक है, तो वो राजस्थान के राज्य सरकार के अंडर होनी चाहिए। तो उसे हम क्या कहते हैं, नजुल भूमि। तो आप इसे याद रखेंगे। दूसरा आता हमारा सेकंड अध्याय। दूसरा अध्याय आता हमारे राजस्व बोर्ड की स्थापना और गठन। क्या, राजस्व बोर्ड की स्थापना और गठन धारा नंबर 4 के अंतर्गत आता है। अब बात करें इसके अंतर्गत क्या, राजस्व बोर्ड का गठन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, राजस्व बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसमें 3 से 20 सदस्य होंगे और एक अध्यक्ष होगा। सदस्यों की बात करें तो सदस्य होंगे कितने, 3 से 20 सदस्य होंगे और अध्यक्ष की बात करें तो एक अध्यक्ष होगा। पहले की बात करें तो शुरुआत में इसमें 15 सदस्यों का प्रावधान रखा गया था, एक अध्यक्ष और 15 सदस्य होना। बाद में 2011 में इसको बदल करके कितना, इसका सदस्यों की संख्या 20 कर दी गई। धारा 5 की बात करें कि सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा। बोर्ड के सदस्य क्या, राज्यपाल की प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, मतलब राज्यपाल जितना चाहेंगे उतने साल तक वो रहेंगे। अगली बात आती है धारा नंबर 6, मतलब जितने भी सदस्य होंगे और जो अध्यक्ष होंगे ये आपस में बैठक करेंगे। तो बैठक का स्थान क्या होगा, राजस्व मंडल का मुख्यालय क्या होगा, हमारे अजमेर होगा। ये तो आपको पता होगा कौन सी चीज़, कि हमारे जो राजस्थान का एकीकरण का 7वां चरण था। 7वां चरण कब था, 1 नवंबर 1956 को, ये तो हमें पता है। और उसमें क्या, हमारे एक समिति बनी थी, समिति का नाम था हमारे सत्यनारायण राव समिति, जिसमें हमारे अध्यक्ष तो सत्यनारायण राव थे और 2 सदस्य थे। कौन कौन, एक तो हमारे वी विश्वनाथन थे और दूसरे सदस्य कौन थे, हमारे BK गुहा। तो उन्होंने, मतलब उस समिति की जो सिफारिश थी, तो सिफारिश के आधार पे क्या है, राजस्व विभाग किसको दिया गया था, अजमेर को। तो 1 नवंबर 1956 को राजस्व विभाग किसे दिया गया, हमारे अजमेर को। इसी वजह से हमारा जो धारा नंबर 6 है, तो इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया, अजमेर में बनाया गया। आप इसे याद रखेंगे। जैसे बाकी सारे थे, जैसे शिक्षा विभाग हमारे बीकानेर को दिया गया था, कृषि विभाग भरतपुर को, खनिज विभाग उदयपुर को, वन और सहकारी विभाग था एक हमारे कोटा को दिया गया था, और जो राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया था, जयपुर को। और हमारे राजस्व विभाग किसे दिया गया था, अजमेर को। तो उसी वजह से हमारे बैठक का स्थान कहाँ बनाया गया, या फिर राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ बनाया गया, हमारे अजमेर में बनाया गया।
आप इसे याद रखेंगे। और किसके अंतर्गत बनाया गया? धारा नंबर 6 के अंतर्गत। फिर आता है धारा नंबर 7। 7 की बात करें, प्रशासकीय अधिकारीगण, मतलब राज्य सरकार बोर्ड का रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी को नियुक्ति करेगी। बोर्ड होगा जो हमारा राजस्व बोर्ड है, इसके अंदर एक रजिस्ट्रार होगा जो कि एक RS लेवल का व्यक्ति होता है, वो और अन्य अधिकारी को नियुक्ति करेगी। क्यों? क्योंकि जो सदस्य और अध्यक्ष है ये सारा काम नहीं करेंगे, ये केवल डिसीजन लेते हैं, बाकी काम तो नीचे वाले ही करेंगे। तो नीचे क्या है, एक रजिस्ट्रार और अधिकारी को नियुक्ति की जाएगी। अभी रजिस्ट्रार और जो अधिकारी थे वो क्या करेंगे, ये बोर्ड के कर्तव्यों का निर्वहन करने में के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब उनके कार्य को करने के लिए ये कार्य करेंगे। अब हमने देख लिया एक बोर्ड है जो अजमेर में है, जिसमें 3 से 20 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष है, एक रजिस्ट्रार है और बाकी अधिकारी है। अब सब ये मिलके कार्य क्या करेंगे, मतलब जो ये राजस्व मंडल है तो इसका क्या कार्य होगा। कार्य में देखिए धारा 8 के अंतर्गत क्या कार्य है। पहला कार्य आता है, मंडल राज्य में अपील, पुनरीक्षण और निर्देशन का उच्चतम राजस्व न्यायालय माना जाएगा। मतलब राजस्थान के अंदर सबसे टॉप लेवल का यदि कोई राजस्व रेवेन्यू कोर्ट माना जाएगा तो वो कौन सा माना जाएगा, ये राजस्व मंडल माना जाएगा। जो क्या क्या करेगा, एक तो अपील का काम करेगा, एक पुनरीक्षण का काम करेगा और एक निर्देशन का काम करेगा। तीनों काम आप याद रखेंगे कौन कौन से, अपील, पुनरीक्षण और निर्देशन, ये तीनों काम किए जाएंगे। और इसके लिए राजस्थान के अंदर सबसे टॉप लेवल का कोर्ट कौन होगा, ये हमारे राजस्व मंडल। किसके अंतर्गत? धारा 8 के अंतर्गत। धारा 9 की बात करें तो इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन, मतलब दूसरे जो भी प्रावधान है उनके अधीन समस्त राजस्व न्यायालय, राजस्थान के अंदर प्रत्येक जिले के अंदर एक राजस्व न्यायालय होता है। क्या? प्रत्येक जिले के अंदर एक राजस्व न्यायालय। जैसे राजस्थान में अभी 33 राजस्व न्यायालय जबकि जिले हमारे 41 है। क्यों? क्योंकि अब धीरे धीरे राजस्व न्यायालय बनेंगे इनमें भी। और समस्त राजस्व अधिकारियों, मतलब जैसे हमारे SDM, DM, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, राजस्व अधिकारी होते हैं। इन पर पूर्ण अधीक्षण और नियंत्रण मंडल में निहित होगा, मतलब इस पर कंट्रोल करने का कार्य और सुपरविजन का कार्य, दोनों कार्य कौन करेगा, हमारे मंडल के द्वारा ही, राजस्व मंडल के द्वारा ही किया जाता है। ये तो आपको पता होगा, राजस्व की एक सीरीज होती है। सीरीज का मतलब है सबसे निचले लेवल पर हमारे पटवारी होता है और सबसे ऊपर कौन होता है, हमारे राजस्व मंडल। तो इनके बीच में हमारे एक लंबी सीरीज चलती है, जो क्या अधिकारी और कर्मचारीगण मिलके क्या करते हैं, राजस्व का निर्धारण भी करते हैं, साथ ही साथ संग्रहण भी करने का कार्य करते हैं। तो इनका अधीक्षण और नियंत्रण कौन करेगा, हमारा राजस्व मंडल करेगा। ऐसे समस्त न्यायालय और अधिकारी मंडल के अधीन ही कार्य करेंगे। वे सारे न्यायालय मतलब कोर्ट और जो हमारे अधिकारी होंगे ये सब मंडल के अधीन रह के ही कार्य करेंगे। मंडल उन्हें बताएगा क्या करना है और कैसे करना है। तीसरा कार्य आता है मंडल का, हमारे बेंच की निर्देश करने की शक्ति। सीधी सीधी बात है, ये तो आपको पता होगा, कोई भी केस आता है, किसी भी कोर्ट के अंदर कोई भी केस आता है तो उसके लिए जज निर्धारित किए जाते हैं। तो मंडल में भी क्या है, 20 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष। अब जैसे मान लीजिए मंडल के पास कोई केस आता है, केस में कोई मामला है, तो उस मामले को सॉल्व करने के लिए कुछ सदस्यों की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए एक बेंच के निर्धारण किया जाएगा। किसका? बेंच का। बेंच का मतलब है कुछ सदस्य मिलके उसको निर्धारित करेंगे कि उसका फैसला क्या हो। तो किस फैसले के लिए कौन कौन से सदस्यों की बेंच बनाई जाएगी, 3 सदस्य, 5 सदस्य, 8 सदस्य, इनकी बेंच बनाई जाएगी। तो इसकी शक्ति भी हमारे किसके पास है, मंडल के पास है, कि उस मामले के फैसले के लिए। फिर आता धारा 12 क्या कहती है। धारा 12 ये कहती है कि जैसे मान लीजिए कि राजस्व का कोई मामला है, तो नीचे से चलता आ रहा है, मतलब पटवारी से चलते चलते हमारे तहसीलदार के पास भी आ गया, फिर SDM के पास आ गया, DM के पास आ गया, हमारे कमिश्नर के पास आ गया और अब मंडल के पास भी आ गया। लेकिन जब मंडल को ये पता चलता है या फिर ये आभास होता है कि जो मामला है ये लोकहित का है, क्या लोकहित का है या फिर सार्वजनिक महत्व का मामला है, यदि हम इसको सॉल्व कर देंगे या फिर इसका फैसला दे देंगे तो ये केवल एक छोटा सा मामला है कि का ही फैसला माना जाएगा। अगर हम इसको हाई कोर्ट को रेफ़र कर दें, किसको? हाई कोर्ट को रेफ़र कर दें, और हाई कोर्ट इसके ऊपर यदि कोई अपना जो अभिमत देता है या अपना जो डिसीजन देता है, अभिमत देना या फिर डिसीजन देगा, तो इससे पूरे राजस्थान को या पूरे देश को फ़ायदा हो सकता है। तो उसके लिए धारा 12 बनाई गई है, मतलब किसी भी प्रश्न को हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय को निर्देश करने की शक्ति। तो यदि किसी मुकदमे में पीठ को ये प्रतीत होता है कि कोई प्रश्न कैसा है, सार्वजनिक महत्व का है, ऐसा है कि जिससे लोकहित प्रभावित होता है, मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है,
तो उस पर उच्च न्यायालय का अभिमत प्राप्त करना हितकर है। भाई उस मंडल को लग सकता है ऐसा कि भाई इसका फैसला यदि किया जाए तो जनता को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, तो उस प्रश्न को हाई कोर्ट को निर्देशित किया जा सकता है। उस प्रश्न को कहाँ भेजा जा सकता है? हाई कोर्ट में भेजा जा सकता है। धारा 13 की बात करें, मतभेद होता है। सारे सदस्य की एक बेंच बैठी है, बेंच में जैसे 6 बंदे बैठे थे, तो 6 बंदों में से 3 ने तो पक्ष में, 3 ने विपक्ष में फैसला किया कि 3 ने तो पक्ष में कर दिया, 3 ने विपक्ष में कर दिया, तो क्या हो गया? मतभेद हो गया। क्यों? क्योंकि तो बराबर टाई की स्थिति हो गई कि 3 तो यस में कह रहे, 3 नो में कह रहे। तो ऐसी स्थिति में मंडल ही डिसाइड करता है, मंडल ही डिसाइड करता है। या फिर जब हमारे तहसीलदार ने कुछ और डिसीजन दिया, हमारे जिला कलेक्टर ने और डिसीजन दिया, मतलब डीएम ने और कुछ और डिसीजन दिया, आयुक्त ने कुछ और डिसीजन दिया, जब डिसीजन चेंज हो रहे हैं, बार बार चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब इनमें मतभेद की स्थिति है। इनमें क्या मतभेद की स्थिति है, और मतभेद की स्थिति में निर्णय करने का कार्य कौन करता है? हमारे कौन करेगा बताइए? ये है हमारे मंडल, मंडल करेगा इसका निश्चय। फिर धारा 14 क्या करती है? धारा 14 क्या करती है? क्योंकि नाम ही क्या है हमारे, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम। तो भू राजस्व से संबंधित क्या करेंगे? बहुत सारे रजिस्टर बनते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे रजिस्टर बनते हैं। आज तो हमारे पास कंप्यूटर है, सब कुछ डिजिटली चल रहा है, लेकिन पहले तो रजिस्टर बनते थे, बहुत सारी बहिया बनती थी, हिसाब बनते थे कि किसने कितना राजस्व दिया, किसको कितना राजस्व देना चाहिए था। तो इन सब का हिसाब किताब रखा जाता था, और इसके लिए रजिस्टर बनते थे, बहिया बनती थी, हिसाब और लेखे रखे बनाए जाते थे। तो मंडल क्या है? ऐसे रजिस्टर, बहिया और हिसाब रखवाएगा। रखना ही नहीं है, साथ ही साथ संधारित भी करवाएगा। संधारित मतलब अपडेट भी करता रहेगा कि अब कितना देना है, अब कितना दे दिया, जैसा कि उसके कार्य संपादन के लिए निर्धारित किए जाएं या फिर जरूरी हो। भाई कानून के अंदर ये साफ साफ बताया गया है कि मंडल को कौन कौन से रजिस्टर रखने हैं और किन किन रजिस्टरों में कौन कौन सी एंट्रियाँ करनी है। तो एंट्री की बात करें तो या लेख की बात करें तो भू राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत जो मंडल है उसको बताया गया जैसे जैसे रजिस्टर है, भैया हैं, हिसाब वो रखवाएगा, उन्हें संधारित भी करवाएगा जैसा कि कानून कहता है। फिर मंडल का अध्यक्ष क्या है? मंडल के कार्यों का वितरण कर सकता है। मंडल का अध्यक्ष क्या है? ये तय कर सकता है किस अधिकारी को कौन से कार्य करने और कौन से कार्य नहीं करने हैं। ये सारे कौन तय करेगा? मंडल का अध्यक्ष। फिर मंडल से संबंधित नियम बनाने की शक्तियाँ। मंडल खुद के लिए भी नियम बना सकता है, ऐसा नहीं है कि मंडल के लिए कोई बाहर से नियम बने। मंडल क्या है? खुद के लिए भी नियम बना सकता है। तो मंडल क्या है? मंडल से संबंधित नियम बनाने के शक्तियाँ भी मंडल के पास ही है। और राज्य सरकार समय समय पर यदि कोई कार्य सौंपती है मंडल को, तो वो कार्य करने भी मंडल के लिए जरूरी है। ये हमने अध्याय 2 देखा। अब देखेंगे हम अध्याय नंबर 3। अध्याय नंबर 3 ये कहता है कि हमारा राजस्व न्यायालय कौन कौन कहाँ कहाँ होगा और उसके कौन कौन से अधिकारी होंगे, कि राजस्व न्यायालय कहाँ कहाँ होंगे और उसके अधिकारी कौन कौन होंगे। राजस्थान में देखें, यदि टॉप लेवल पे देखें तो हमारा राजस्व मंडल तो है ही, लेकिन राजस्व मंडल के अलावा, क्योंकि राजस्व मंडल तो हमने देख लिया, धारा 15 के अंदर आता है। अध्याय 3 धारा नंबर 15 में क्या आता है कि प्रादेशिक क्षेत्र के अनुसार क्या है हमारा राजस्व न्यायालय और अधिकारी किस प्रकार होंगे। तो राज्य सरकार क्या करेगी? राजस्थान के राजस्व और सामान्य प्रशासन के लिए कि राजस्थान सरकार क्या करेगी? राज्य के राजस्व और सामान्य प्रशासन के लिए राज्य को क्षेत्रों में बांट सकती है, कुछ क्षेत्रों में बांट सकती है और उन क्षेत्रों के हिसाब से अधिकारी भी लगा सकती है। जैसे एक होता है सबसे ऊपरी लेवल पे क्या होता है? संभाग। क्या है? क्षेत्रों की बात करें तो सबसे ऊपर क्या होगा? संभाग, जिसे क्या कहते हैं? डिवीजन। डिवीजन को क्या है? हमारे जिलों में बांट सकते हैं। जैसे संभागों की बात करें, वर्तमान में कितने संभाग है? वर्तमान में 7 संभाग है। आप ये सोचेंगे अभी तो 10 संभाग थे, लेकिन हमारे जो 3 नए संभाग बने थे उनको हमारे जो भजनलाल सरकार के द्वारा कैंसिल कर दिए गया है, तो वर्तमान में 7 ही संभाग रह गए। और डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट भी यदि आपको याद हो कि 50 डिस्ट्रिक्ट थे पहले, उनमें से हमारे 9 डिस्ट्रिक्ट को या 9 जिलों को ख़त्म कर दिया गया और वर्तमान में 41 जिले हैं। तो हमारे सबसे पहले राज्य को संभागों में बांटा जाएगा, फिर संभागों को जिलों में बांटा जाएगा। फिर जिलों की बात करें, जिलों को हमारे सब डिवीज़न या फिर उपखंडों में बांटा जाएगा, जहां हमारे एसडीएम कार्य करते हैं। फिर हमारे उपखंड को तहसील में बांटा जाएगा, तहसील को हमारे सब तहसील या उप तहसील में बांटा जाएगा। तो हमारे धारा नंबर 15 के अंतर्गत क्या किया जाएगा? इस तरह से हमारे जो राजस्थान के क्षेत्र हैं उनको बांटा जाएगा। सबसे ऊपर संभाग, संभाग के नीचे जिला, जिले के नीचे उपखंड, उपखंड के नीचे तहसील, तहसील के नीचे उप तहसील। अब बात करेंगे
कि अब ये हमने खंडों में तो बांट दिया, अब इन खंडों के अंतर्गत कार्य कैसे करेंगे, अधिकारीगणों की नियुक्ति भी तो करनी है, कौन कौन से न्यायालय बनाए जाएंगे और कौन कौन से अधिकारी बनाए जाएंगे। सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें समझा देते हैं। कौन सी चीज़? जैसे मान लीजिए राजस्व का काम है, तो राजस्व के काम के लिए दो महत्वपूर्ण काम होते हैं। इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो राजस्व की बात करें तो राजस्व में दो महत्वपूर्ण काम होते हैं। एक काम तो होता है कि राजस्व का निर्धारण करना। क्या होता है? राजस्व का निर्धारण करना। इसके लिए क्या करेंगे? एक भैया बनेगी। क्या बनेंगी? भैया बनेंगी। भैयों के अंदर क्या किया जाएगा? रजिस्टर बनेंगे। रजिस्टर में ये तय किया जाएगा कौन सी ज़मीन किसकी है, वर्तमान में किसकी है, पहले किसकी थी, और दूसरा क्या होता है हमारे, क्या होता है? राजस्व का संग्रहण करना। ध्यान रखना कि दो तरह के अधिकारी होते हैं राजस्व मामले में। एक तो क्या है, रजिस्टर को रखवाएगा, रजिस्टर का ध्यान रखेगा, कहीं आग न लगा दे, कहीं किसी का नाम मिटा ना दे, रजिस्टर को अपडेट करने का काम। दूसरे अधिकारी क्या करते हैं? रजिस्टरों के अनुसार राजस्व का संग्रहण करते हैं। तो हमारे राजस्थान में भी क्या होते हैं? टॉप लेवल के दो अधिकारी होते हैं। क्या राजस्थान में भी क्या होता है? टॉप राजस्व के मामले में टॉप लेवल के दो अधिकारी होते हैं। कौन कौन से? राज्य के लिए एक तो हमारा भू प्रबंधन आयुक्त है, नाम में लिखा भू प्रबंध, मतलब जो राजस्व का प्रबंध करेंगे, राजस्व किस तरह इकट्ठा किया जाएगा, इकट्ठा करके कहाँ रखा जाएगा, किया गया नहीं किया गया, इन सब चीज़ों का ध्यान रखेगा। तो भू प्रबंधन आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्त दो अधिकारी है ये। एक तो भू प्रबंधन आयुक्त होता है और उसकी सहायता करने के लिए एक अतिरिक्त आयुक्त भी होता है, और प्रत्येक राज्य में एक होगा, आप इसे याद रखेंगे। दूसरा होता है भू अभिलेख निदेशक और अतिरिक्त निदेशक। क्या? भू अभिलेख निदेशक और अतिरिक्त निदेशक। तो हमारे ये दो अधिकारी है। तो दो अधिकारी क्या है? टॉप लेवल पे रहते हैं। एक तो हमारे रजिस्टरों का संधारण करेगा, अपडेट करेगा, दूसरा भू राजस्व को इकट्ठा करने का काम करेगा। तो नाम में सब कुछ लिखा। भू प्रबंधन आयुक्त तो हमारे राजस्व इकट्ठा करने का काम करेगा, तो भू अभिलेख निदेशक क्या करेगा? हमारे अभिलेखों का निर्धारण, संधारण और अपडेशन सब चीज़ करेगा। ये तो राज्य के लिए हो गया। अब आता हमारे संभाग के लिए। संभाग के लिए कौन होता है? हमारे आयुक्त होता है। संभाग के लिए क्या होता है? आयुक्त होता है। ये दोनों मिलके क्या है? आदेश देते हैं किसको? कि भैया काम करना है आयुक्त को। आयुक्त कहता है कि भैया मैं कौन सा काम करूँगा, मैं तो कोई काम ना करूँ, जो भी काम बताओगे मैं क्या करूँगा? जिलाधीश को ट्रांसफ़र कर दूँगा उस काम को। क्या करूँगा? जो हमारा जिलाधीश है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, ये जिला कलेक्टर है, उसको दे दूँगा। हर जिले के अंदर एक जिला कलेक्टर होता है। क्या करेगा? हर जिले के अंदर एक जिला कलेक्टर होता है। अब बात करें, जिला कलेक्टर भी कहेगा कि भैया मैं जिले का काम करूँ, क्या क्या काम करूँ, मुझे कुछ कर्मचारी चाहिए। तो मुझे 3 कर्मचारी दिए जाएंगे। पहला कर्मचारी ये होगा, वो क्या करता है? हमारे भू अभिलेखों का अधिकारी रहेगा। जिले के अंदर क्या है? भू अभिलेखों का अधिकारी रहेगा, लेकिन वो जिलाधीश के नीचे ही काम करेगा। क्या? भू अभिलेखों का। दूसरा होगा हमारा भू प्रबंध का अधिकारी। क्या होगा? भू प्रबंध का अधिकारी, मतलब एक तो अभिलेखों का ध्यान रखेगा, एक राजस्व को इकट्ठा करने का काम करेगा, ये भी जिलाधीश के नीचे ही काम करेगा। और तीसरा रहेगा सहायक जिलाधीश। क्या होगा? सहायक जिलाधीश होगा। और जो हमारी नॉर्मली क्या होता है? एसडीएम होता है। एसडीएम मतलब आरएएस होता है, वो भी हमारे क्या जिलाधीश के नीचे ही कार्य करता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं उपखंड के स्तर पे। तो तहसील के लिए तो देख लिया हमने, तहसील के ऊपर जैसे उपखंड का स्तर रह गया, तो यहाँ पे उपखंड का स्तर था। तो उपखंड के स्तर पे कौन होता है? हमारे सहायक जिलाधीश या फिर एसडीएम, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट। तो जिलाधीश के नीचे 3 अधिकारी काम करते हैं। एक तो हमारा अतिरिक्त भू अभिलेख अधिकारी, एक भू प्रबंध अधिकारी, और तीसरा सहायक जिलाधीश उपखंड के स्तर पे। तो ये हमारे तहसील की बात करें तो तहसील से ऊपर काम करते हैं। फिर आता हमारे क्या? तहसील के लिए। तहसील के लिए बात करें तो तहसील के लिए अधिकारी लगाए जाएंगे कौन? हमारे तहसीलदार साहब। कौन लगाए जाएंगे? हमारे तहसीलदार साहब हमारे तहसील के लिए लगाए जाएंगे। और तहसीलदार के नीचे कौन कौन करेगा? नायब तहसीलदार, जो उप तहसील के लिए काम करेंगे और तहसील से नीचे काम करते हैं। तो राज्य सरकार क्या? अधिसूचना के द्वारा, राज्य सरकार क्या कर सकती है? अधिसूचना के द्वारा नए संभाग, जिले और तहसील बना सकती है। जैसा अभी हाल ही में 1-2 साल में काफ़ी सारे ज़िले बने भी हैं, काफ़ी सारे ज़िले मिटे भी हैं। तो जिले, तहसील और संभाग बना सकती है। उनकी सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकती है और चाहे तो पूर्णतः समाप्त भी कर सकती है। धारा 25 की बात करें, धारा 25 में हमारे जितने भी राजस्व न्यायालय हैं और अधिकारी हैं, चाहे जिले स्तर पे हो चाहे संभागीय स्तर पे, सभी की बात कर रहे हैं। और उनके अधिकारी हैं, उनकी शक्तियाँ क्या होगी और उनके क्या क्या कर्तव्य होंगे उसकी बात करें।
तो सभी अधिकारी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। सभी अधिकारी क्या करेंगे? अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, जो जो उनको शक्तियाँ दी गई हैं। अब भू प्रबंधन आयुक्त राज्य की भूमि बंदोबस्त से संबंधित सभी मामलों का निपटारा करेगा। भू प्रबंधन आयुक्त क्या करेगा? राज्य की भूमि बंदोबस्त से संबंधित मामलों का निपटारा करेगा। अब एक संबंध शब्द आता है इसमें, कौन सा? भूमि बंदोबस्त। अब ये भूमि बंदोबस्त क्या होता है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। भूमि बंदोबस्त क्या होता है? पहले क्या होता था, जो हमारे किसान होते थे, किसानों के पास कोई पट्टा नहीं होता था कि ये ज़मीन किसकी है, कितनी है। कोई किसान दूसरा साहूकार था, उससे ज़मीन छीन लेता था और दूसरा किसी को बेच देता था, कभी दूसरे के कब्जा कर लेते थे। तो इन सब समस्याओं से निपटने के लिए भूमि बंदोबस्त करना शुरू किया गया। अब भूमि बंदोबस्त क्या होता है कि ये तय करना कि किसान की भूमि कौन सी है, उसका क्षेत्रफल कितना है, कहाँ से कहाँ तक है, उसके मालिक कौन है, पहले मालिक कौन थे, उसमें उसके कौन कौन से अधिकार होंगे, जैसे खेवट का अधिकार, रास्ते का अधिकार, बहुत सारे अधिकार होते हैं। उन अधिकारों के बारे में जब किसान को एक लिखित रूप में दे दिया जाता है, जब किसान को लिखित रूप में दे दिया जाता है कि आपका खेत का क्षेत्रफल इतना है, यहाँ से यहाँ तक इतना है, इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है, तो इसको भूमि बंदोबस्त कहते हैं। इससे क्या होता है कि किसानों को नुकसान होना बंद हो जाता है। क्यों? कि कोई भी व्यक्ति उनकी ज़मीन को कब्जा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनके पास इसका रिकॉर्ड है, और रिकॉर्ड बनाने हमारा भूमि बंदोबस्त है। तो हमारा भू प्रबंधन आयुक्त क्या करेगा? भूमि बंदोबस्त से संबंधित सारे मामले वो फ्री करेगा। मतलब सभी किसानों के जो मामले हैं, मतलब जो उनकी भूमियाँ हैं, उनको नापेगा और उनके लिए उनके पट्टे जारी करेगा। बात करें हमारे जो भू अभिलेख निदेशक है, भू प्रबंधन आयुक्त तो देख लिया हमने। भू अभिलेख निदेशक राज्य में सर्वेक्षण कराएगा। क्या करेगा? राज्य में सर्वेक्षण कराएगा और भू अभिलेखों की तैयारी, पुनरीक्षण और रखरखाव करेगा। दोनों की बात करें तो भू प्रबंधन आयुक्त तो ये तय करता है कि हमारे किस किसान से कितना राजस्व लेना है, किस किसान से कितना राजस्व लेना है। और भू अभिलेख निदेशक क्या करेगा? वो पट्टों का निर्धारण करेगा। ये 2 अधिकारी हैं जो पूरे राजस्थान में पट्टों का निर्धारण करते हैं, किस व्यक्ति की कितनी ज़मीन है, कितना क्या है, इन सब को रजिस्टर के अंदर क्या करेगा? लिखवाएगा। पहले तो राज्य में सर्वे कराएगा, सर्वे करा के लिखवाएगा। किसके जरिए? पटवारी के जरिए। फिर धारा 26 क्या कहती है? धारा 26 कहती है राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा अधिकारियों को अतिरिक्त शक्तियाँ भी दे सकती है, चाहे तो। भाई कोई नई शक्तियाँ, नया कार्य आए तो कर सकती हूँ। फिर धारा 20 का में क्या दिया गया? राजस्व अपील प्राधिकरण। मतलब कि यदि किसी के साथ कोई अन्याय होता है, जैसे तहसीलदार ने अन्याय कर दिया, एसडीएम ने कर दिया, डीएम ने कर दिया, कोई भी किसी के साथ अन्याय तो कर ही सकता है। तो किसानों के पास या फिर भूमिधारी के पास इतना तो होना चाहिए कि वह कहाँ अपील करे, इसकी कहाँ शिकायत करे। तो धारा 20 का में राजस्व अपील प्राधिकरण का गठन किया गया है। राजस्व अपील प्राधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। क्या? राजस्व अपील प्राधिकारियों की नियुक्ति क्या राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी, और वो भी कम से कम कितने? 3 होने चाहिए, इससे कम नहीं होंगे राजस्व अपील प्राधिकारी। इन राजस्व अपील प्राधिकारियों को राजस्व न्यायिक मुकदमों में अपीलें, निगरानियां, पुनरीक्षण, निर्देश, मतलब रेफरेंस लेने या निर्णय करने का अधिकार होगा। तो वही है कि जो हमारे अपील प्राधिकारी हैं, राजस्व अपील प्राधिकारी, इनको क्या क्या शक्तियाँ दी गई है, कौन कौन से अधिकार हैं इनके पास? इनके पास राजस्व न्यायिक मुकदमों में अपीलें सुनने का, निगरानियाँ करने का, पुनरीक्षण का, निर्देश लेने का, सुनने का, या फिर हमारे निर्णय करने का, ये सारे अधिकार किसके पास होंगे? हमारे वो प्राधिकारी उनके पास होंगे जो राजस्व अपील के अंदर होंगे। अब हम अध्याय 5 के अंदर अपीलों के बारे में देखते हैं कि कौन किसके साथ अन्याय करता है तो हमें अपील कहाँ करनी है। तो अपील, निर्देश, पुनरीक्षण और पुनरावलोकन के लिए पहली अपील किससे की जा सकती है? और ये धारा 75 के अंतर्गत है। तो धारा 75 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारियों के आदेश के विरुद्ध अपील किन अधिकारियों से की जा सकती है? अब बात करते हैं सबसे पहले कि किसने अन्याय किया है, तो किसके खिलाफ किसको अपील की जानी है, तो किसके खिलाफ करना है और किसको अपील करनी है। मतलब तहसीलदार ने अन्याय किया है, गलत डिसीजन लिया है, तो इसकी अपील किसको करनी है? कलेक्टर को। तहसीलदार के विरुद्ध किसको करनी है? कलेक्टर को। फिर सहायक कलेक्टर, उपखंड अधिकारी और कलेक्टर तीनों एक ही लेवल पे आते हैं। हमने इस चीज़ को देखा, तीनों एक ही लेवल पे आते हैं। हमारा एसडीएम आता है, एडिशनल कलेक्टर आता है, मतलब सहायक कलेक्टर आता है, और उप कलेक्टर के खुद कलेक्टर आता है। तीनों के विरुद्ध आपको शिकायत किसको करनी है? राजस्व अपील अधिकारी को।
किसको? राजस्व अपील अधिकारी को शिकायत करनी है, जो गिनती में कितने? कम से कम 3 होंगे, क्योंकि एक होगा तो बहुत कितनी शिकायतें आती है। फिर राजस्व न्यायालय या उसके अधीनस्थ अधिकारी के विरुद्ध, क्या राजस्व न्यायालय या उसके कोई अधीनस्थ अधिकारी उसके विरुद्ध उसने कोई गलत काम किया है तो उसके विरुद्ध किसको अपील करनी है? भू प्रबंध से संबंधित तो भू प्रबंध अधिकारी को, और भू अभिलेख से संबंध में भू अभिलेख अधिकारी को क्या करनी है? शिकायत करनी है। और ये जिला कलेक्टर के नीचे कार्य करते हैं, ये दोनों के जिला कलेक्टर के नीचे कार्य करते हैं। फिर कलेक्टर या भू प्रबंध अधिकारी के विरुद्ध, या तो कलेक्टर के विरुद्ध या फिर भू प्रबंध अधिकारी के विरुद्ध, ठीक है, तो भू प्रबंधन आयुक्त को शिकायत करनी है। और यदि भू अभिलेख अधिकारी के विरुद्ध करनी है तो भू अभिलेख निदेशक को इसकी शिकायत करनी है, जो हमारे राजस्थान में एक होते हैं। फिर आयुक्त की बात करें, आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, राजस्व अपील प्राधिकारी, भू प्रबंधन आयुक्त के विरुद्ध, तो ये अलग अलग है, आप कंटिन्यू न माने। जैसे एक तो हमारे आयुक्त है, एक अतिरिक्त आयुक्त है, एक राजस्व अपील अधिकारी है, एक भू प्रबंधन आयुक्त है, ये 4 लोग हैं। इनके खिलाफ यदि शिकायत करनी हो तो हमारे कहाँ की शिकायत करनी है? राजस्व मंडल बोर्ड में जाके शिकायत करनी है। कहाँ? राजस्व मंडल बोर्ड में जाके शिकायत करनी है। अब आती है हमारी कौन सी? दूसरी अपील, द्वितीय अपील। बात करें धारा 76, तो प्रथम अपील में पारित किए गए किसी भी आदेश के विरुद्ध, मतलब पहली अपील में कोई भी आदेश दे दिया जाता है, निर्णय कर लिया जाता है, तो उस निर्णय के विरुद्ध दूसरी अपील भी की जा सकती है। कैसे? कि कलेक्टर के आदेश पर द्वितीय अपील राजस्व अपील प्राधिकारी को की जा सकती है। क्या? कलेक्टर के आदेश पर, क्या कलेक्टर के आदेश पर दूसरी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी को की जा सकती है। भू प्रबंध अधिकारी के आदेश पर दूसरी अपील भू प्रबंध आयुक्त को की जा सकती है। भू अभिलेख अधिकारी के आदेश पर भू अभिलेख आयुक्त को दूसरी अपील की जा सकती है। और आयुक्त या फिर राजस्व अपील प्राधिकारी के द्वारा भू प्रबंध आयुक्त के आदेश के विरुद्ध दूसरी अपील हमारे राजस्व मंडल को की जा सकती है। तो दूसरी अपील का प्रावधान कहाँ किया गया? धारा नंबर 76 में। तो हमने देखा धारा 76 के तहत दूसरी अपील किसको की जा सकती है, किसके खिलाफ। अब हम देखेंगे किन किन मामलों में अपील नहीं की जा सकती है। तो ये सब मामले आते हैं हमारे धारा 77 में कि ऐसे कौन कौन से मामले हैं जिनमें आप अपील नहीं कर सकते हो। तो पहला मामला आता है हमारा भारतीय परिसीमा अधिनियम 1908 की धारा 5 में जो उल्लेखित कारण है। क्या? भारतीय परिसीमा अधिनियम 1908 की धारा 5 में जो कारण लिखे गए हैं उन कारणों पर अपील दर्ज करने या पुनरावलोकन के आवेदन पत्र पर किए गए आदेश के विरुद्ध आप अपील नहीं कर सकते हो। आप इसे याद रखेंगे कि धारा 5 में, और वो भी किसकी? भारतीय परिसीमा अधिनियम 1908 की धारा 5 में जो कारण लिखे गए हैं उन पर अपील को दर्ज करने या फिर पुनरावलोकन के आवेदन पर किए गए आदेश, उन पर आप अपील नहीं कर सकते हो। पुनरावलोकन या फिर पुनरीक्षण के लिए आवेदन पत्र को अस्वीकार करने के आदेश के विरुद्ध भी आप अपील नहीं कर सकते हो। क्या आपने आवेदन किया और आपके पुनरावलोकन या पुनरीक्षण का पुनरीक्षण के लिए जो आवेदन पत्र था उसको कैंसिल कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया, तो इस आदेश के विरुद्ध भी आप अपील नहीं कर सकते हो। ऐसे आदेश के विरुद्ध जो इस अधिनियम के द्वारा स्पष्टतः अंतिम घोषित कर दिया गया है कि आपका कोई मामला आगे आया, सामने क्या किया, जो हमारा मंडल है उसमें साफ साफ कह दिया कि जो फैसला किया गया है कि अंतिम फैसला है, इसके बाद आप अपील नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है आज के विरुद्ध आप अपील नहीं कर सकते। और अंतरिम आदेश के विरुद्ध भी कोई अपील नहीं की जा सकती। जो फाइनल आदेश आता है तो उसके विरुद्ध भी आप क्या है कि कोई अपील नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे धारा 78 के तहत अपील करना भी चाहे और जहाँ जहाँ अपील की जा सकती है तो उसकी मियाद क्या होगी, परिसीमा क्या होगी, कितने समय में वो अपील करनी है। बात करें कलेक्टर अथवा हमारे जो भू अभिलेख अधिकारी है या फिर भू प्रबंध अधिकारी है, ये तो आपको पता ही होगा, एक कलेक्टर होता है, उसके नीचे 3 अधिकारी काम करते हैं। एक तो हमारा SDM काम करता है, एक भू अभिलेख अधिकारी काम करता है और एक हमारा काम करता है भू प्रबंध अधिकारी। हर कलेक्टर के नीचे 3 अधिकारी काम करते हैं। अब इन्होंने क्या कोई आदेश दे दिया तो इनका आदेशों की तिथि से, जिस दिन इन्होंने आदेश दिया है उस तारीख से 30 दिन के भीतर आप अपील कर सकते हो। फिर बात करें हमारे राजस्व अपील अधिकारी या फिर भू प्रबंध आयुक्त, भू अभिलेख निदेशक, इन्होंने जो आदेश दिए हैं, क्या इन्होंने जो आदेश दिए हैं उनके आदेशों की तिथि से आप 60 दिनों के भीतर आप अपील कर सकते हो। किन किन के? राजस्व अपील अधिकारी, भू प्रबंध आयुक्त और भू अभिलेख निदेशक, ये टॉप लेवल के अधिकारी होते हैं हमारे राजस्थान के। तो इनके आदेश के विरुद्ध आप 60 दिन के भीतर क्या अपील कर सकते हो।
और राजस्व मंडल के आदेश के विरुद्ध, क्या राजस्व मंडल ने जो आदेश दिया है उसके विरुद्ध आप 90 दिन के भीतर भीतर क्या अपील कर सकते हो। तो 30, 60 और 90 आप याद रखेंगे, जिला, राज्य और भू राजस्व मंडल 30, 60 और 90 दिन याद रखेंगे। फिर हम बात करेंगे अध्याय 3 की। अध्याय 3 में हमारे सदर कानून को या निदेशक भू अभिलेख के बारे में बातचीत की गई है। सदर कानून को या निदेशक भू अभिलेख के बारे में बातचीत की गई है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे गांव की। गांव की चित्र की बात करें, एक गांव में या फिर एक से अधिक गांव में, एक गांव में या फिर एक से अधिक गांवों को मिलाकर के एक जगह बनती है जिसे हम कहते हैं पटवारी हल्का। क्या या तो एक गांव को कह सकते हैं या एक गांव से ज़्यादा, मतलब 2 गांव, 3 गांव, 4 गांव, कितने भी गांवों को मिला करके एक क्षेत्र बनाया जा सकता है जिसे हम कहते हैं पटवारी हल्का। और एक पटवारी हल्के पर कलेक्टर के द्वारा एक पटवारी की नियुक्ति की जाती है। आप याद रखेंगे, पटवारी हल्के में कोई ज़रूरी नहीं एक गांव आए, एक से ज़्यादा गांव भी आ सकते हैं। एक भी गांव आ सकता है और एक से ज़्यादा, मतलब 2, 3, 4, 5 कितने भी गांव आ सकते हैं। तो इन गांवों को मिला करके एक पटवारी हल्का नामक एक जगह बनाई जाती है, क्षेत्र बनाया जाता है और इस पटवारी हल्के पर कलेक्टर के द्वारा एक पटवारी की नियुक्ति की जाती है। फिर इसके ऊपरी लेवल पे आता है हमारे क्या, ये कैसे कि एक पटवारी हल्का या फिर बहुत सारे पटवारी हल्के, 2, 3, 4, 5 जितने भी हमारे पटवारी हल्के हों जो राज्य सरकार को लगे, तो उन पटवारी हल्कों को मिलाकर के एक क्षेत्र बनाया जाएगा जिसे हम कहते हैं भू अभिलेख निरीक्षण हल्का। उनको मिलाकर के एक क्षेत्र बनाया जाएगा, क्षेत्र का नाम क्या रहेगा, भू अभिलेख निरीक्षण हल्का। और कलेक्टर के द्वारा गिरदावर कानूनगो की नियुक्ति की जाएगी प्रत्येक भू अभिलेख निरीक्षण हल्के में। ध्यान रखेंगे, गिरदावर कानूनगो की नियुक्ति की जाएगी कहाँ पे, भू अभिलेख निरीक्षण हल्के में। ये आप याद रखेंगे क्षेत्र के बारे में। इसके ऊपर फिर तहसील आ जाती है। बात करें धारा 30 क्या कहती है। धारा 30 की बात करें तो राज्य सरकार से पूर्व अनुमति लेने के बाद, कि राज्य सरकार से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद क्या है, भू अभिलेख निदेशक जिले के सभी गांवों को पटवारी हल्कों में व्यवस्थित करेगा। जिले में जितने भी गांव हैं उनको मिला करके पटवारी हल्के बनाएगा कौन, भू अभिलेख निदेशक। धारा 31 की बात करेगी और प्रत्येक पटवारी हल्के में क्या करेगा, एक पटवारी की नियुक्ति करेगा कौन, कलेक्टर। ये हमने अभी देख लिया था। अब पटवारी की नियुक्ति कर दिया, पटवारी क्या काम करता है, मतलब पटवारी के मुख्य कर्तव्य। पटवारी क्या करेगा, एक तो वार्षिक रजिस्टर और एक अभिलेखों का रख रखाव करेगा, और यदि उसमें कोई गड़बड़ है तो उसमें सुधार करेगा। तो पटवारी क्या करेगा, वार्षिक रजिस्टर और अभिलेखों का रख रखाव करेगा, साथ ही साथ उनमें सुधार करेगा। पटवारी हल्के की बात करें तो हल्के के सभी भूमिधारकों और काश्तकारों से लगान, राजस्व और अन्य मांगों को इकट्ठा करने का काम भी कौन करेगा, पटवारी करेगा। तो पटवारी क्या क्या करेगा, हल्के के सभी भूमिधारकों और काश्तकारों से लगान, राजस्व और अन्य मांगों को संग्रहित करने का कार्य कौन करेगा, पटवारी करेगा। धारा 32 की बात करें, धारा 32 में क्या है, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति लेने के बाद, क्या राज्य सरकार की पूर्व अनुमति लेने के बाद पटवारी हल्के में तो पटवारी की नियुक्ति करेंगे, और पटवारी हल्कों के ऊपर मतलब निदेशक भू अभिलेख क्या करेगा, पटवारी हल्कों को भूमि अभिलेख निरीक्षक हल्कों में व्यवस्थित करेगा। मतलब बहुत सारे पटवारी हल्कों को मिलाकर के एक क्षेत्र बनाया जाएगा जिसे भूमि अभिलेख निरीक्षण हल्के कहेंगे। और धारा 33 की बात करें तो धारा 33 क्या कहते हैं, कलेक्टर हर अभिलेख निरीक्षण हल्के में गिरदावर कानून को, जो हमारा भू अभिलेख निरीक्षक होगा उसकी नियुक्ति करेगा, और वो कौन करेगा, कलेक्टर। ये हमने चित्र में भी देख लिया था। अब बात करें गिरदावर कानून की, तो गिरदावर कानून को क्या कार्य करेगा, गिरदावर कानून के क्या कार्य होंगे, ये भी हमारे पटवारी की जो कार्य होते हैं उनको देखेगा। और वो क्या क्या कार्य होते हैं उसके, वार्षिक रजिस्टर, अभिलेखों का सही पर्यवेक्षण करेगा, पर्यवेक्षण मतलब सुपरविजन करेगा कि क्या पटवारी सही कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है, गिरदावर कानून की। उनका संरक्षण करेगा, उनको संशोधन करने का कार्य भी हमारे गिरदावर कानून के द्वारा ही किया जाएगा। फिर धारा 34 की बात करें तो भू अभिलेख निदेशक हर जिले में सदर कानूनगो की नियुक्ति करेगा। क्या करेगा, सदर कानूनगो की नियुक्ति करेगा हर जिले में। और सदर कानूनगो क्या करता है, इसका कार्य क्या है कि कानूनगो और गिरदावर कानूनगो और पटवारी के जो कार्य हैं उनको चेक करने का काम होता हमारा किसका, गिरदावर का। गिरदावर कानूनगो और पटवारी के कार्यों का निरीक्षण करेगा कौन, सदर कानूनगो। आप इसे याद रखेंगे, सदर कानून को इनके ऊपर लगाया जाता है। बात करें हमारे अध्याय 6 की, अध्याय 6 किससे संबंधित है, भूमि से संबंधित, भूमि। तो धारा 88 में भूमि के बारे में बात करें तो
साफ साफ लिखा गया है जितनी भी सड़कें या कोई भी भूमि हो राज्य के अंदर, कोई भी भूमि जो किसी के नहीं है वो राजस्थान सरकार की होगी। सारी सड़कें और सारी भूमियाँ जो किसी की संपत्ति नहीं है वो राज्य सरकार की संपत्ति होगी। धारा 88 में साफ साफ बताया गया है। धारा 89 में क्या लिखा गया है? धारा 89 में लिखा गया है समस्त खनिजों, खानों, मत्स्य क्षेत्रों और किसी नदी में नाव चलाने अथवा उसमें सिंचाई करने के अधिकार किस में निहित होंगे? राज्य सरकार में। राज्य सरकार इनके से संबंधित कानून बना सकती है या फिर इनसे शुल्क ले सकती है। तो राज्य सरकार के अंदर क्या क्या आएगा? हमारे सारे के सारे खनिज, खान, मत्स्य क्षेत्र मतलब जहाँ मछली पालन किया जाता है, कोई नदी है जहाँ नाव चलाया जाता है, या फिर सिंचाई का कोई अधिकार है, तो ये सब किसके पास रहेंगे? हमारे राज्य सरकार के पास रहेंगे सारे अधिकार। अगर कोई भी व्यक्ति बिना किसी संगत अधिकार के, मतलब उसको ये ऐसा अधिकार नहीं है, किसी खान अथवा खदान से खनिज पदार्थ निकालता है, मतलब बिना परमिशन के, जिसको ऐसी परमिशन नहीं मिली हुई है, ऐसा करता है कि खाने खदान से खनिज पदार्थ निकालता है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। कलेक्टर क्या है? लिखित आदेश के द्वारा निकाले गए खनिज पदार्थ पर, जितना भी खनिज पदार्थ वो बिना परमिशन के निकालता है, उस पर 50 रुपये प्रति टन के हिसाब से जुर्माना लगा सकता है। और कम से कम तो 1000 रुपये लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे कम तो क्या होगा, 1000 रुपये तो की वैल्यू कुछ भी नहीं है आज के ज़माने में। लेकिन 1000 रुपये कब थी? ये हमारे 1956 में हुआ करती थी, जब ये कानून बना था, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956। तो कलेक्टर क्या करेगा? लिखित रूप में उस पर जुर्माना लगाएगा। कितना? 50 रुपये प्रति टन के हिसाब से, जो भी कम से कम 1000 रुपये होगा। धारा 90 सबकी फेवरेट। क्या? धारा 90 समस्त भूमि पर राजस्व लगान देना पड़ेगा। भाई जब भी किसानों को भूमि दी गई है तो उस हर भूमि पर क्या है, किसान को अपना राजस्व या फिर लगान देना पड़ेगा। बजाय किसके? जिसमें राज्य सरकार के द्वारा अनुदान दिया गया है, या फिर ऐसी भूमि जो मुक्त रखी गई है, उन भूमि के अलावा सब भूमि पर क्या है? लगान देना पड़ेगा। ठीक है। आप सोचेंगे ऐसी कौन सी भूमि आगे जिसको मुक्त रखेंगे? जैसे कोई मंदिर बना हुआ है, मस्जिद बनी हुई है, कोई धार्मिक स्थान है, सार्वजनिक स्थान है। अब वो स्थान क्या है? राजस्व के लिए नहीं बना हुआ है। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार ने उनको राजस्व से मुक्त रखा है। तो उन भूमि के अलावा सब पे लगान देना पड़ेगा। फिर आता 90A या 90 का। अब 2 तरह की भूमि आपने सुनी होगी। क्या होता है? 2 तरह की भूमि आपने सुनी होगी, 90A और 90B। और 90B। अब सीधी सीधी बात है, राज्य सरकार के द्वारा किसानों को भूमि दी जाती है खेती करने के लिए। क्या? खेती करने के लिए दी जाती है। तो किसानों की जिम्मेदारी होती है कि उस पर वो खेती करे, और जितनी खेती होती है उसी के अनुसार वो क्या है? राजस्व लगान दे। लेकिन किसान क्या है? बहुत ज़्यादा शाणे हो गए हैं, मतलब चतुर हो गए हैं। वो क्या करते हैं? अपनी ज़मीनों को पे कॉलोनियाँ काट देते हैं। क्या? कॉलोनियाँ काट देते हैं और काट के लोगों को बेच देते हैं, और जो पैसा प्राप्त होता है उसको काम में ले लेते हैं। जबकि सरकार क्या कहती है कि आपको ये भूमि दी गई है 90A के अंतर्गत, जो धारा 90A के अंतर्गत भूमि दी गई है ताकि आप खेती करो। अगर आप उस भूमि को कमर्शियल पर्पज में यूज़ लेते हो, खेती के बजाय किसी और भी कार्य में, तो उसको पहले आपको 90A से 90B में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। यदि आप 90B में कन्वर्ट कराते हो तभी उसको काम में ले सकते हो। लेकिन किसान, और इसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो किसान 90B में करवाने की बजाय उसको 90A में ही कॉलोनियाँ काट कर बेच देते हैं। तो ये वो वाली स्कीम है। तो बात करते हैं 90A और 90B। जब भी आप ज़मीन खरीदें तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। कृषि भूमि का गैर कृषि कार्यों में प्रयोग तभी किया जा सकता है जब राज्य सरकार से लिखित अनुमति प्राप्त हो। मतलब आपने 90A और 90B वाला सिस्टम समझा, कि आपने 90B करवा लिया, मतलब राज्य सरकार से लिखित में अनुमति ले ली। ऐसा तभी कर सकते हो। और ऐसी लिखित अनुमति देने के लिए राज्य सरकार उस भूमि पर नगर सुधार कर और प्रीमियम लेती है, मतलब उस पर चार्ज लगाएगी, तभी 90A 90B में कन्वर्ट हो सकती है, नहीं तो नहीं। फिर धारा आती है 91। धारा 91 की बात करें। धारा 91 क्या कहती है? यदि सरकार की अनुमति के बिना, क्या? यदि सरकार की अनुमति के बिना गैर कृषि कार्यों के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है, मतलब खेती के लिए आपको ज़मीन मिली थी और आप खेती नहीं कर रहे, खेती के अलावा सब कुछ करने के लिए तैयार हो, तो सरकार उस भूमि को, उस व्यक्ति को क्या है? भूमि से बेदखल कर सकती है। वह जिसकी भूमि है उसको क्या है? उसकी ज़मीन से बेदखल कर सकती है, और जुर्माने के रूप में अतिरिक्त शास्ति, मतलब जुर्माना, नगर सुधार कर और प्रीमियम ले सकती है।
बात करें इस उपधारा की, तो इस भारत उपधारा की कोई भी बात हमारे जो देवता मतलब जो मंदिर होते हैं या देवस्थान विभाग, किसी लोक न्यास या किसी धार्मिक या मूर्त संस्था चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है या वक्फ की किसी भी भूमि पर लागू नहीं होगी। मतलब ये वाली भूमि है, मतलब किसी की खेती की भूमि है, सरकार ने खेती के लिए दी थी, लेकिन उस व्यक्ति ने क्या उस भूमि का उपयोग कमर्शियल पर्पज की बजाय इन पर्पज में लिया। कौन कौन सी बात थी? देवता मतलब वो मंदिर बना दिया, या फिर देवस्थान विभाग बना दिया। देवस्थान विभाग किसी लोक न्यास मतलब कोई धार्मिक या फिर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बना दिया, ये वक्फ की कोई भूमि के लिए, तो इस तरह की जैसे भूमि के लिए काम में लिया है तो उस पर किसी भी तरह का कोई जो जुर्माना नहीं लगेगा। और यदि किसी के ऊपर जुर्माना लगा दिया तो इन मामलों के विरुद्ध जो व्यक्ति है जिस पे जुर्माना लगाया गया है वो व्यक्ति 30 दिन के भीतर भीतर जिला कलेक्टर को अपील कर सकता है। और जिला कलेक्टर की भी जिम्मेदारी है उस अपील को 60 दिन के भीतर भीतर निपटारा करेगा। तो अपील करेंगे तो 60 दिन के भीतर भीतर जिला कलेक्टर उस अपील का निपटारा करेगा, और निपटारा नहीं करेगा तो क्या करेगा, इसका कारण बताएगा लिखित में कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। धारा 91 की बात करें, धारा 91 क्या कहती है कि भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने वाले अत्याचारों को भूमि से बेदखल कर दिया जाएगा। मतलब जिन पर भूमि का अधिकार नहीं है, जिनके पास क्या भूमि का अधिकार नहीं है, तो ऐसे अत्याचार मतलब ट्रांसपेस, उनको क्या है अनाधिकृत भूमि का कब्जे करने वाले अत्याचारों को भूमि से बेदखल कर दिया जाएगा। जितने कृषि वर्षों के लिए अत्याचारी का भूमि पर कब्जा रहा है, मतलब किसी किसान की भूमि थी, किसी दूसरे व्यक्ति ने उस पर कब्जा कर लिया और बहुत सालों से उस पर खेती कर रहा है और किसान को कुछ भी नहीं देता, यदि वो किसान कुछ कहता है तो उसको डराता है या मारता पीटता है। तो जितने सालों तक अत्याचारी का भूमि पर कब्जा रहा है तो उतने वर्षों के वार्षिक किराए, मतलब यदि वो किराए पे देते ज़मीन तो जितना किराया लगता है, या फिर लगान जितना उस ज़मीन से लगान मिलता उसका 50 गुना उसे शास्ति मतलब पेनल्टी के रूप में लिया जाएगा। उससे क्या 50 गुना शास्ति या पेनल्टी के रूप में लिया जाएगा, या फिर वार्षिक किराए का 50 गुना या फिर लगान का 50 गुना क्या लिया जाएगा, शास्ति या पेनल्टी के रूप में लिया जाएगा। अब उसने एक बार कर दिया, दोबारा से करता है तो दोबारा कब्जा करते हैं तो शास्ति के साथ शास्ति तो होगी 3 महीने की कारावास या सिविल जेल भी उसको हो सकती है। अब क्या है, यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना किसी भूमि का अधिभोग में लेता है, कोई ज़मीन है मतलब किसी की ज़मीन, तो पहले वाले में तो देखा हमने कि उसने क्या किसी किसान की ज़मीन को ले लिया और काम में लिया। अब क्या किसी किसान की ज़मीन नहीं है, खाली पड़ी है ज़मीन, सरकार की ज़मीन है, तो उस ज़मीन को काम में लेता है। तहसीलदार क्या करेगा, उसे नोटिस भेज देगा। तहसीलदार क्या करेगा, उसको नोटिस भेज देगा। और यदि नोटिस मिलने के बाद भी वह अधिभोग को नहीं हटाता, मतलब अपने जो घर है खेती है उसको नहीं हटाता, तो उसे 1 माह से 3 महीने की तक का कारावास दिया जा सकता है, या फिर 20,000 रुपये का जुर्माना भी उससे लिया जा सकता है। तो कारावास कितना, 1 महीने से 3 महीने और 20,000 का जुर्माना हो सकता है यदि वह सरकारी ज़मीन की बात करें। अब सरकारी ज़मीन मतलब जिस पर किसी का अधिकार नहीं है, मतलब कोई वो किसान नहीं है, उस ज़मीन का मालिक नहीं है, तो उसके मामले में 1 से 3 महीने की जेल या 20,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। अब बात करें कि यदि वो थोड़े बहुत पैसे तहसीलदार को दे देता है, या थोड़े बहुत पैसे तहसीलदार को दे देता है, कहता है कि तू आगे झांक रहे मत इधर, तो क्या हुआ, तो यदि राज्य सरकार का कोई अधिकारी जानबूझकर ऐसे अपराध को नहीं रोके मतलब ज़मीनों पे जो कब्जा कर लेते हैं, जो अफसरों को भी थोड़े थोड़े पैसे दे देते हैं, तो ऐसे मामले में क्या बताया गया कि यदि राज्य सरकार का कोई अधिकारी जानबूझ के ऐसे अपराध को ना रोके तो उसे 1 माह का कारावास और 1,000 रुपये का जुर्माना या दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गए और दंडित कर दिया, लेकिन यह दंड कलेक्टर की मंजूरी के बाद ही दिया जा सकता है कि कलेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी, और कलेक्टर परमिशन नहीं देते। क्यों? क्योंकि हिस्सा तो ऊपर तक जाता है, तो कलेक्टर भी परमिशन नहीं देगा, तो इस तरह क्या है उसको कभी भी सज़ा नहीं हो पाती। धारा 92 की बात करें 92, तो 92 धारा के अंदर क्या है, विशेष प्रयोजन के लिए भूमि अलग से रखी जा सकती है। क्या राज्य सरकार क्या सोच सकती है कि यहाँ तो खेती होती है, यहाँ लोग नजुल भूमि मतलब लोग रहते हैं, लेकिन दूसरी कोई भूमि है जिसको किसी विशेष प्रयोजन के लिए रखा जा सकता है, जैसे कि हमारे पशुओं के लिए निःशुल्क चारागाह के लिए, मतलब पशु यहाँ पे चरेंगे चारागाह की भूमि के लिए, या वनों के आरक्षण के लिए, आबादी के विकास के लिए, या फिर अन्य कोई भी सार्वजनिक प्रयोजनों के पार्क बनाना है या कोई भी काम हो सकता है, तो उसके लिए भूमि अलग से रखी जा सकती है जो किसी कैटेगरी में नहीं आएगी।
वो धारा 92 के अंतर्गत आएगी। धारा 93 की बात करें तो चारागाह की भूमि का उपयोग का विनियमन कौन करेगी? राज्य सरकार। मतलब राज्य सरकार तय करेगी कि जो चारागाह की भूमि है उस पर कौन सा नियम कानून लगेंगे, क्या क्या नियम होंगे, ये सब कौन तय करेगी? राज्य सरकार के द्वारा तय किया जाएगा। धारा 94 की बात करें, धारा 94 क्या कहती है कि राज्य सरकार को वनों की उपज का, राज्य सरकार को क्या है, जितने भी हमारे वन हैं, जैसे हमारे उदयपुर, बारां, प्रतापगढ़, हमारे अलवर, सवाई माधोपुर, ऐसे करके बहुत सारे वन हमारे, ऐसे कोई वनों की कमी नहीं है। तो राज्य सरकार क्या करेगी? वनों की जो उपज आती है उसका विनियमन मतलब कंट्रोल, प्रबंधन, मैनेज और नियंत्रण, इन सब करने की शक्ति किसके पास होगी? राज्य सरकार की होगी। क्यों? क्योंकि वन क्या है? हमारे राज्य सरकार का विषय। तो वनों की उपज का विनियमन, प्रबंधन और नियंत्रण करने की शक्ति किसके पास होगी? राज्य सरकार के पास होगी। राज्य सरकार क्या है? वनों के नियमन के लिए क्या, राज्य सरकार वनों के विनियमन के लिए नियम बना सकती है कि इनका कंट्रोल और मैनेज किस प्रकार किया जाएगा, तो इसके नियम बना सकती है। और यदि नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो नियमों का उल्लंघन पर इन्होंने पे 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। और फिर भी यदि उल्लंघन जारी रहे तो उसके जारी रहते ऐसा दंड 50 रुपये रोजाना के हिसाब से लगाया जाएगा। लेकिन क्या है, इसमें क्या सॉफ्ट कॉर्नर रखा जाता है कि एक दिन के 50 रुपये से ज़्यादा नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि जंगल से ज़्यादा क्या ही ले जाएगा कोई? क्या लकड़ी ले जाएगा, गोंद ले जाएगा? तो ये हमारे कुछ आदिवासी या गरीब लोग ही होते हैं जो ले जाते हैं, तो उसे 50 रुपये रोजाना के हिसाब से लगाए जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगाए जाएंगे। अब बात आती है हमारी धारा 94 क की। धारा 94 क क्या कहती है? वो ये कहती है सड़क के किनारे पे जितने भी वृक्ष होंगे, जो रोड पे लगे हुए पेड़ है, ये वृक्ष राज्य सरकार के अंदर निहित होंगे, मतलब वो सरकार के पेड़ माने जाएंगे। यदि उनको कोई बिजली की वजह से, किसी वजह से गिर जाते हैं या टूट जाते हैं तो उनकी लकड़ी किसकी होगी? उनकी लकड़ी पर सरकार का अधिकार होगा। उनकी लकड़ी पर क्या होगा? सरकार का अधिकार होगा। और यदि कोई व्यक्ति ऐसे पेड़ों की उपज या लकड़ी का अनाधिकृत उपयोग करता है, मतलब बिना परमिशन के उपयोग करता है, तो उन्हें सरकार को उसके पैसे चुकाने पड़ेंगे, उसके मूल्य चुकाना पड़ेगा। अब पैसे के हिसाब की बात करें तो प्रीमियम की दरें कौन तय करेगा? ये हमारे जिलाधीश या कलेक्टर के द्वारा तय की जाएगी कि किस हिसाब से पैसा लिया जाएगा। ये कौन तय करेगा? जिलाधीश या कलेक्टर करते हैं। फिर आता अध्याय 7। अध्याय 7 क्या कहता है? हमारे सर्वेक्षण और अभिलेख के कार्य कैसे? सर्वेक्षण और अभिलेख के कार्यों के बारे में बताया गया धारा 7 के अंदर। तो राज्य सरकार क्या करेगी? शासकीय राजपत्र में, राज्य सरकार क्या करेगी? शासकीय राजपत्र में अधिसूचना देने के बाद, क्या पहले तो क्या करेगी? शासकीय राजपत्र मतलब हमारा गजट होता है राजस्थान सरकार का, उसमें अधिसूचना दे देगी, नोटिफिकेशन दे देगी। उसके बाद स्थानीय भूमि का सर्वेक्षण करा सकती है। जितने भी एरिया बताएंगे कि भैया हमें यहाँ का जयपुर का कराना है या फिर अजमेर का कराना है, तो साफ साफ बताएगी कि इस भूमि का सर्वेक्षण कराया जा सकता है। जैसे स्वामित्व योजना है, उसके अंतर्गत ड्रोन के माध्यम से क्या है कि सभी गांवों का जो भूमि का सर्वेक्षण किया जा रहा है। और सर्वेक्षण और परिवर्तन के भू अभिलेख अधिकारी के द्वारा ही किया जाएगा। ये तो साफ साफ पता है। भू अभिलेख अधिकारी हमारे जो जिला कलेक्टर के नीचे काम करता है, और ये उसके ऊपर कौन होता है? भू अभिलेख निदेशक होते हैं। तो भू अभिलेख अधिकारी जिला कलेक्टर के नीचे काम करता है, तो वो ही करवाएगा सर्वेक्षण और परिवर्तन का कार्य। अब इसके अंतर्गत, सर्वेक्षण के अंतर्गत या परिवर्तन के अंतर्गत 2 काम किए जाते हैं, और वो कौन कौन से काम होते हैं? पहला आता है सीमा चिन्ह लगाना। क्या आता है? सीमा चिन्ह लगाना कि किस व्यक्ति का खेत कहाँ से कहाँ तक है। यदि आपने देखे हो तो छोटे छोटे पिलर लगे हुए होते हैं खेतों में, छोटे छोटे खंबे से लगे होते हैं, उन्हें सीमा चिन्ह कहते हैं। दूसरा, खेतों का नक्शा और रजिस्टर तैयार करना। क्या? खेतों का नक्शा और रजिस्टर तैयार करना। तो ये भी हमारे भू अभिलेख निदेशक का कार्य होता है। भू अभिलेख अधिकारी है, निदेशक तो इससे ऊपर होता है, अधिकारी है जो ये काम करेगा। और फिर अभिलेख अधिकार अभिलेख है, उनको तैयार कराने का कार्य भी इसी का होता है। अब आपसे पूछा जाए कभी अधिकार अभिलेख क्या होता है, या फिर इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाती है। अब आप तो सोच सकते हैं ज़मीनें कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो पटवारी क्या है? इसके लिए 3 तरह का रजिस्टर रखता है। पटवारी क्या करेगा? 3 तरह का रजिस्टर रखता है। पहले रजिस्टर को हम कहते हैं खेवट। पहले रजिस्टर को क्या बोलते हैं? खेवट। दूसरे को कहते हैं खतौनी, और तीसरे को कहते हैं माफी रजिस्टर। तो अब पटवारी के पास नॉर्मली 3 मोटे मोटे रजिस्टर होते हैं। एक को तो खेवट कहते हैं, दूसरे को खतौनी, और तीसरे को माफी रजिस्टर कहते हैं। अब तीनों रजिस्टर को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? अधिकार अभिलेख। अब वही बात है, खेवट। खेवट का मतलब ध्यान रखना, मतलब एक रजिस्टर जिसमें हमारे सर्वेक्षण और अभिलेख के कार्य के अधीन
क्षेत्र के भूमि संपत्तिधारी, उसके सहभागी, आसामी, सीमा और हित, इन सब का उल्लेख किया जाता है 114 क के अंतर्गत। मतलब खेवट के अंदर ये बताया जाता है कि एक रजिस्टर होता है जिसमें बताया जाता है कौन सी भूमि किसकी है, भू संपत्तिधारी कौन है, यदि एक से ज़्यादा है तो सह भागीदार कौन कौन है, यदि किराए पे दी गई तो आसामी कौन है, शिकमी आसामी कौन है, खेत की साइज क्या है, खेत की हित क्या क्या है, मतलब उसको पानी का अधिकार, रास्ते का अधिकार, बहुत सारे अधिकार दिए जाते हैं। तो ये सब किस में लिखा होता है? खेवट में। और खेवट मतलब ज़मीन के बारे में सब कुछ बताई जाती है, उसके बारे में कि कौन है, किसकी है, कैसे मिली, कितने लोग हैं, क्या साइज है। तो ये सब चीज़ें कहाँ लिखी होती है? हमारे खेवट रजिस्टर में। दूसरा रजिस्टर होता है हमारा खतौनी रजिस्टर। खतौनी रजिस्टर भी एक ऐसा रजिस्टर होता है, पटवारी के पास रखा रहता है हमेशा। 3 रजिस्टर होते हैं उसके पास ये, जिसमें भूमि में काश्त करने वाले की भूमि तो है, लेकिन वहाँ खेती कौन कर रहा है? मालिक खुद कर रहा है तो खुद काश्त हो गया, दूसरा कर रहा है तो शिकमी आसामी हो गया, या अन्य प्रकार की भूमि धारण या अधिवासित करने वाले व्यक्तियों का विवरण उसके अंदर लिखा जाता है। मतलब कि उसमें साफ साफ बताया जाएगा कि ये भूमि है, इसमें खेती कौन कर रहा है, नहीं कर रहा है तो रह रहा है, घर बना के रह रहा है, कुछ भी काम कर रहा है तो कौन कर रहा है, इसके बारे में पता चलेगा। और वो क्यों? क्योंकि राजस्व तो उसी से तो वसूल किया जाएगा, पता तो चले कि इस टाइम वसूल किससे करना है। तो ये इसके लिए हमारे क्या खतौनी रजिस्टर बनाया जाता है। तीसरा होता है माफ़ी रजिस्टर। नाम में माफ़ी है, मतलब इसमें ऐसी भूमि के बारे में विवरण दिया गया होगा जिनसे राजस्व वसूल नहीं करना है। तो ऐसा रजिस्टर जिसमें बिना लगान या राजस्व के भूमि धारण करने वाले का विवरण होता है। मतलब ऐसे रजिस्टर जिसमें ऐसे भूमिधारियों का वर्णन किया गया है जिनको लगान नहीं देना है। ठीक है, तो सरकार ने साफ कर रखा है कि भैया ये मंदिर की ज़मीन है, ये वक्फ की ज़मीन है, तो इसका भी तो कोई रजिस्टर होना चाहिए ताकि इनका डिटेल हो सके। धारा 120 क्या कहती है? भू अभिलेख अधिकारी क्या करेगा? सर्वेक्षण के अंतर्गत सर्वेक्षण कराएगा और सर्वेक्षण के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों की एक सूची बनाएगा कि उसके अंतर्गत कौन कौन से गांव आए हैं, उनकी डिटेल सूची बनाएगा और उनमें कुछ चीज़ें शामिल करेगा। जब विवरण बनाएगा तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें डालेगा कि नदी बहाव में प्रभावित होने वाले कौन कौन से क्षेत्र हैं, कि नदी बहाव आ जाए, जैसे हर गाँव के आसपास हो सकता है किसी के गाँव के आसपास क्या नदी का क्षेत्र हो, तो नदी में यदि उफान आ जाए, पानी ज़्यादा आ जाए तो उसका पानी कहाँ तक आ सकता है, तो उसका क्षेत्र निर्धारण कौन करेगा? भू अभिलेख अधिकारी। तो नदी बहाव में प्रभावित होने वाले कौन कौन क्षेत्र है, ताकि वो उनको अधिकार नहीं देगा कि भैया यहाँ कुछ भी नहीं बनाना। क्यों? किसी दिन बाढ़ आ गई तो उनका क्षेत्र तो खराब हो सकता है। फिर अनिश्चित काश्त वाला क्षेत्र, मतलब ऐसा क्षेत्र जिसमें खेती की अनिश्चितता है, मतलब कि यहाँ न तो नहर का पानी आ पा रहा है और बरसात का पानी की वजह से खेती होती है, तो कभी बरसात होती है तो अच्छी खेती, नहीं होती तो खराब खेती, मतलब अनिश्चित काश्त वाला क्षेत्र है। उस पर निर्धारित राजस्व या लगान तथा उस व्यक्ति जिसके द्वारा वो अदा किया जाएगा। मतलब इसके अंदर ये भी लिखेगा कि ज़मीन है, ज़मीन से कितना राजस्व लिया जाएगा, किससे राजस्व लिया जाएगा, दोनों चीज़ लिखा जाता है कि राजस्व कितना लिया जाएगा, कैसे तय किया गया, साथ ही साथ किससे लगान लिया जाएगा, उसका नाम भी लिखा जाता है। साथ ही साथ ये भी बताना पड़ता है उसमें राजस्व या लगान मुक्त क्षेत्र कौन कौन से हैं, कि राजस्व कितना लिया जाएगा और कौन से एरिया जिससे लगान नहीं लिया जाएगा, तो वो सब चीज़ें लिखेंगे। भू अभिलेख अधिकारी वार्षिक रजिस्टर भी तैयार करेगा। वार्षिक रजिस्टर हमने देखा था, खेवट, खतौनी और माफी रजिस्टर, तीनों हमारे भू अभिलेख रजिस्टर या वार्षिक रजिस्टर होते हैं। फिर आता है अध्याय 8। अध्याय 8 की बात करें, अध्याय 8 में क्या आती है? हमारे भू प्रबंधन की क्रियाएं। अध्याय 8 में क्या आती है? हमारे भू प्रबंधन की क्रियाएं आती है, जिसमें आता है हमारा वाजिब उल अर्ज या दस्तूर गवाही। दो शब्द अजीब है लेकिन बहुत सिंपल है। धारा 179 के अंतर्गत आती है। धारा 179 के अंतर्गत क्या शब्द है? वाजिब उल अर्ज या दस्तूर गवाही। अब इसको क्या करें, ये भी एक तरह का रजिस्टर मान के चलिए। रजिस्टर मतलब नहीं है, ये एक तरह का एक अधिकार है वैसे तो, लेकिन ये एक तरह का रजिस्टर मान के चलिए जिसमें वाजिब उल अर्ज दस्तूर गवाही से संबंधित बातें होती हैं। अब आप सोचेंगे ये होती क्या बातें? भू प्रबंध अधिकारी क्या करेगा? भू प्रबंध अधिकारी के द्वारा ये रजिस्टर तैयार कराया जाता है, जिसमें गांव के निवासियों के अधिकार, जैसे हमारे सिंचाई का अधिकार, रास्ते का अधिकार, अन्य सुखाधिकार और उनके दायित्व को वर्णन होता है। उपकर जो काश्तकार को द्वारा दे हो, मतलब कि जैसे हमारे कोई खेत है, जैसे किसी के गांव के खेती है, अब उसके खेत जैसे ऐसे है, किसी का खेत ऐसे है। ये खेत कैसे भी हो सकते हैं, आपको पता है खेत के कोई निश्चित क्या होते हैं, पैरामीटर नहीं होते हैं। किसी का खेत छोटा हो सकता है, किसी का खेत बड़ा। अब क्या है, नहर तो यहीं से होके जा रही है, क्या है, नहर यहाँ से होके
जा रही है, क्या है, नहर यहाँ से होके जा रही है। अब इस नहर का फ़ायदा क्या है, इन गाँवों को तो हो सकता है, क्या नहर का जो फ़ायदा है इस खेतों को तो हो सकता है, लेकिन इन खेतों को नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस नहर से दूर है। तो ये भी कह सकते हैं कि हमारे खेत है और हमें इस नहर का फ़ायदा चाहिए, तो नहर का पानी कैसे मिलेगा? तो इसके लिए क्या तय किया जाता है, हमारे वाजिबुल अर्ज या दस्तूर गवाही। तो हमारे भू प्रबंधन अधिकारी ये तय करता है कि साथ ही साथ क्या नहर का पानी इन खेतों तक किस तरह जाएगा। तो हमारे दूसरी चीज़ कि जैसे मान लीजिए ये लाल वाली लाइन क्या है, हमारी नेशनल हाईवे है या रोड है। अब ये वाला जो खेत है, क्या ये वाला जो खेत है, जैसे मान लीजिए ये वाला खेत है, ये इस रोड तक कैसे जाएगा? इसके पास तो रास्ता ही नहीं है। ये वाला कैसे जाएगा, ये वाला कैसे जाएगा, ये वाला कैसे जाएंगे? तो इनके पास तो कोई रास्ता ही नहीं है यहाँ तक जाने का। रास्ते की बात करें तो रास्ता क्या है, इन खेतों के बीच में से होके जाता है। फिर जाए तो ये जाने नहीं देंगे। जिस दिन यदि मान लो लड़ाई हो जाए या कोई ऐसी बात हो जाए तो ये अपने खेत में से जाने नहीं देंगे। तो इसका मतलब ये तो खेत में जा ही नहीं सकते, नहीं वापस आ सकते। तो हमारे भू प्रबंध अधिकारी क्या तय करता है कि प्रत्येक जो किसान है उनके खेतों तक पानी पहुँचे। क्यों? क्योंकि उनका सिंचाई होगी तभी होगी। फिर रास्ते की बात करें तो उनके खेतों तक वो जा सके। दूसरे कोई भी सुखाधिकार है कि कोई पेड़ है, अब पेड़ की छाया है, बहुत अच्छी छाया है, अब उस अच्छी छाया के अंदर वो बैठ के खाना खाना चाहता है, तो आराम करना चाहता है तो हमारे जो भू प्रबंध अधिकारी है ऐसा अधिकार उनको दे सकता है कि भैया सारे बैठ के यहाँ बैठ जाएंगे, खाना खाएंगे, आराम कर सकते हैं छाया में। तो ये उपकर जो काश्तकार के द्वारा तय हो, तो ये सब तय करने का काम कौन करता है? भू प्रबंध अधिकारी। फिर आता है हमारा कौन सा, ये दस्तूर गवाही या वाजिबुल अर्ज है। फिर अध्याय 9 आता है। अध्याय 9 क्या कहता है, हमारे भू संपत्तियों का विभाजन किस तरह से किया जाएगा, मतलब पिता से पुत्रों में तो किस तरह से किया जाएगा, या फिर भाइयों में किस तरह से भूमि का बंटवारा किया जाएगा। ये धारा 10 की बात करें तो राजस्व की वसूली संग्रहण किस तरह किया जाएगा। और अध्याय 11 में विविध की बातें, इसका मतलब अन्य कोई भी बात है वो। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न आए हुए हैं परीक्षा में। जैसे RS 2021 में आया हुआ शब्द है, प्रश्न है नजुल भूमि किसे कहते हैं, मतलब कि जब नगर पालिका, नगर निगम या फिर गांव, तहसील के वो एरिया जो राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित किए गए हैं कि जहाँ पे क्या है, जो हमारी आबादी भूमि है, मतलब लोग रहेंगे, उस भूमि को हम क्या कहते हैं, नजुल भूमि कहते हैं। फिर बात करें, हमारा दूसरा प्रश्न आया हुआ था, क्या आप इस मत से सहमत है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में जो वार्षिक रजिस्टर है इसकी अभिव्यक्ति अधिकार अभिलेख से विस्तृत है। कैसे? हम जानते हैं वार्षिक रजिस्टर थोड़ा बड़ा होता है अधिकार अभिलेख से। अधिकार अभिलेख में तो 3 रजिस्टर या 3 पुस्तकें शामिल होती है, जिसमें खेवट, खतौनी और माफी रजिस्टर शामिल होते हैं। जबकि वार्षिक रजिस्टर में तो इसके बाद एक और चीज़ शामिल होती है कि किसके द्वारा जो राजस्व वसूल किया जाएगा, किसकी कितनी भूमि है, किससे वसूल किया जाएगा, वर्तमान में कितना वसूल किया गया, पिछला कितना वसूल किया गया। तो इसमें क्या संक्रियाएँ या फिर जो एंट्रीज होती है वो ज़्यादा होती है। वार्षिक रजिस्टर में क्या एंट्रियाँ ज़्यादा की जाती है, किसके मुकाबले? अधिकार अभिलेख में। अधिकार अभिलेख में तो केवल और केवल सूचनाएं होती है जो अद्यतन होती है, जो भी बहुत टाइम बाद में। वार्षिक रजिस्टर में तो हर जो फसल के बाद इसको अपडेट करना पड़ता है, तो ये इससे ज़्यादा विस्तृत है। फिर बात करें भू राजस्व अधिनियम 1956 के जो प्रथम अपीलीय प्रावधानों का वर्णन कीजिए। जो हमने देख लिया था कि किसके विरुद्ध किसको अपील की जा सकती है। जैसे तहसीलदार के विरुद्ध किसको, हमारे जिला कलेक्टर को अपील की जा सकती है। जिला कलेक्टर, भू अभिलेख निदेश अधिकारी, भू अभिलेख अधिकारी, भू प्रबंधन अधिकारी और हमारा SDM है, इसके खिलाफ किसको अपील की जा सकती है? हमारे राजस्व आयुक्त को अपील की जा सकती है। इस तरह प्रथम अपीलीय प्रावधानों की बात की गई थी। फिर भू राजस्व अधिनियम 1956 की अधिकार अभिलेख की अंतर्वस्तु बताए। अधिकार अभिलेख में 3 रजिस्टर शामिल होते हैं, खेवट, खतौनी और माफी रजिस्टर। आप इनके बारे में समझ ही गए होंगे अब तो। एक हमारे राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत राजस्व मंडल की प्राप्त शक्तियों के बारे में बताइए कि राजस्व मंडल की शक्तियाँ कौन कौन सी होगी। भाई, एक अध्यक्ष होगा, 20 सदस्य होंगे और पूरे राजस्थान के अंदर टॉप लेवल का यदि न्यायालय होगा तो मंडल ही होगा, राजस्व मंडल। तो इसकी बहुत सारी शक्तियाँ थी जो हमने शुरुआत में देख ली थी। तो इस तरह आज हमने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के बारे में काफ़ी डिटेल से जानने की कोशिश की। कुछ परिभाषाएं थी, जैसे नजुल भूमि है, दस्तूर गवाही है, इनके बारे में जानने की कोशिश की। कुछ प्रावधान थे, जैसे हमारा राजस्व मंडल है,
इसके बारे में जानने की कोशिश की। जो हमारे किसान थे उनसे किस प्रकार राजस्व वसूल किया जाएगा, उसके लिए कौन कौन से अधिकारी लगाए गए हैं और उनका क्रम क्या है, उनकी अपील किस तरह से किसको की जा सकती है, इन सब के बारे में देखा। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।